आप कौन सा ईबान है और इस तरह रात के वक्त बगैर किसी इत्तला के आपने क्यों मेरे घर की तलाशी ली है? शोएब ने अंदर दाखिल होते ही तेज लहजे में कहा, मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरे साथी है और हमारा ताल्लुक सिक्योरिटी से है। उनमें से एक ने कदरे सरद लहजे में जवाब दिया, मगर शोएब ने कुछ कहना चाहा। एक मिनट, आपसे तफसील से बात होगी, इमरान ने कहा और फिर उसने तमाम मुलाजिमों को बाहर जाने का कह दिया। मुलाजिम खामोशी से चलते हुए सिटिंग रूम से बाहर निकल गए। ये वैसे है तो अजीब सी बात कि आपकी रिहाइशगाह में ही मुझे आपको कहना पड़ रहा है कि बैठे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी, दरअसल ये सब कुछ इस कदर अचानक और गैर मुतवक्के है कि मेरा ज़हन इसे कबूल नहीं कर रहा। बहरहाल तशरीफ रखे और मुझे तफसील बताए कि ये सब क्या है और आप तो गैर मुल्की हैं, आपका ताल्लुक कैसे सिक्योरिटी से है? शोएब ने जानबूझकर इस अंदाज में बात की जैसे वो उनकी इस तरह अचानक आमद से परेशान हुआ हो, हालांकि उसे पहले से ही उनकी आमद की तवक्को थी। लेकिन जाहिर है वो उन पर यह बात जाहिर न कर सकता था। वो खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। हमारा ताल्लुक कर्नल फरीदी से है, अगर आप चाहे तो मैं आपको कार्ड दिखा सकता हूँ, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कर्नल फरीदी साहब, ओ वो तो कॉन्फ्रेंस हॉल के भी इंचार्ज है। वो तो बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं भी कॉन्फ्रेंस हॉल के इंतजामी उमूर का इंचार्ज हूँ। शोएब ने दानिस्ता ये सब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा। हमें मालूम है, आप ये बताएं कि आज शाम आपकी कहाँ गुजरी है? इमरान ने कहा। मेरे मुतालिक पूछ रहे हैं आप? शोएब ने चौंकते हुए कहा। जी हाँ, आपके मुतालिक, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो ज्यादातर अपनी रिहाइशगाह में ही रहने का आदी हूँ। अलबत्ता आज शाम मैं साथ ही एक मार्केट गया था। मैंने कुछ खरीदारी करनी थी। वहाँ 3 गैर मुल्कियों से मुलाकात हो गई। वो एक्रीमियन सैयाह थे। उन्होंने खुद ही मुझसे बात की। उन्हें यहाँ की करेंसी और अपने डॉलर्स के दरमियान फर्क समझना आ रहा था। मैंने उन्हें तफसील से समझा दिया तो उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने इज़ारा अखलाक उन्हें साथ ही वाक़े रेस्तोरां में कॉफ़ी की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। फिर हम उस रेस्तोरां में जाकर बैठ गए। मैं चूंकि एक्रीमिया में मिरास के सिफारत खाने में काफ़ी अरसा बतौर सेक्रेटरी काम करता रहा हूँ, इसलिए एक्रीमिया के बारे में बातें शुरू हो गई। इस तरह तकरीबन 1-1.5 घंटा गुजर गया। फिर मैंने उनसे इजाज़त ली और वापस अपनी रिहाइशगाह पर आ गया और उसके बाद अब तक बाहर नहीं गया। शोएब ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन उसने अपना लहजा सरसरी सा रखा था, जैसे कोई आम सी बात कर रहा हो। आपकी बातें ज्यादातर किस मौजू पर होती रही? इमरान ने कहा। बस आम से मौजू थे। आपको तो शायद मेरे घर की तलाशी के दौरान मालूम हो गया होगा कि मैंने शादी नहीं की, इसलिए एक्रीमियन लड़कियों की भी बातें होती रही। नाइट क्लब और वहाँ के ऐसे ही होटलों का भी जिक्र हुआ। शोएब ने कहा। जो सैयाह आपको मिले उनके हुलिये क्या थे? इमरान ने पूछा। हुलिये? लेकिन आप क्यों उनके मुतालिक इस कदर तफसील और मशकूक अंदाज में पूछ रहे हैं? वो तो आम से सैयाह थे। शोएब ने कहा। आप बताए तो सही, इमरान ने कहा। मैंने उन्हें इस कदर गौर से तो न देखा था, क्योंकि ये बात तो मेरे वहम व गुमान में भी न थी कि मुझे उनके हुलिये भी बताने पड़ेंगे। फिर भी मैं काफी देर तक उनके साथ रहा हूँ। पूरी तफसील के साथ न सही, लेकिन किसी हद तक तो बता सकता हूँ, शोएब ने कहा और आंखें बंद कर ली, जैसे वो जहन पर जोर दे रहा हो। फिर उसने सबसे पहले मार्क का हुलिया बताना शुरू कर दिया, उसके बाद जेम्स और आखिर में हेरल्ड का हुलिया बता दिया और आंखें खोल दी। किस किस्म का लिबास पहना हुआ था उन्होंने? इमरान ने पूछा और उसने लिबास भी बता दिया। उनके नाम क्या थे? इमरान ने पूछा। उनमें से एक उनका लीडर सा लग रहा था। उसने अपना नाम माइकल बताया था, जबकि बाकी 2 के नाम जेम्स और हेरल्ड थे। शोएब ने जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में भी बात हुई होगी, इमरान ने कहा। तो इस बार शोएब दिल ही दिल में इमरान की जहानत का कायल हो गया। उसे एहसास हो गया था कि ये शख्स उसे बड़े जहानत भरे अंदाज में अपने डब पर ला रहा है। जी हाँ, हुई थी। मैंने उन्हें बताया था कि मैं वहाँ का इंतजामी इंचार्ज हूँ। चुनांचे उन्होंने इसमें गहरी दिलचस्पी ली और जेम्स ने तो बार बार कोशिश भी की कि मैं उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदरूनी हिफाजती इंतजाम के बारे में बताऊं, लेकिन मैंने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि यह सरकारी सीक्रेट है, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। उस पर इस माइकल ने कहा कि क्या वो उन्हें अंदर जाने और कॉन्फ्रेंस देखने के लिए पास दिला सकता है, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि सिवाय रजिस्टर अखबारी नुमाइंदों, फोटोग्राफरों और मुतल्लिका अफराद के और कोई शख्स अंदर नहीं जा सकता, और उसका तमाम तर चार्ज भी कर्नल फरीदी साहब के पास है। मैं तो इस सिलसिले में वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, शोएब ने जवाब दिया। फिर आप उन्हें यहाँ अपनी रिहाइशगाह पर भी ले आए, इमरान ने अचानक कहा तो शोएब चौंक पड़ा। यहाँ नहीं, यहाँ मैं उन्हें क्यों ले आता? शोएब ने अपने आप को संभालते हुए कहा। लेकिन आपके मुलाजिमीन ने तो बताया है कि वो लोग यहाँ आए थे, इमरान ने कहा। मेरे मुलाजिमीन ने बताया है, ये कैसे हो सकता है? जब वो यहाँ आए ही नहीं तो मेरे मुलाजिम कैसे कह सकते हैं? बुलाए उन्हें और मेरे सामने पूछे उनसे, शोएब ने लहजे को गुस्सीला बनाते हुए कहा। क्योंकि मार्क के कहने पर ही उसने शुरू से ही ये एहतियात की थी, क्योंकि यहाँ आमद का मुलाजिमीन को सिरे से इल्म ही ना हो सका था।
आपके मेहमान खाने में ऐसे शवाहिद मौजूद है कि चंद लोग वहाँ रहे हैं। इमरान ने कहा, मेहमान खाना तो जनाब गुज़िश्ता 2 हफ्तों से खाली है, वहाँ मेरा कोई मेहमान ठहरा ही नहीं है। वैसे भी वो अलग थलग है, मुलाजिम ही वहाँ आते जाते और सफाई वगैरह करते हैं। मैं तो वहाँ उस वक्त जाता हूँ जब कोई मेहमान ठहरा हुआ हो। शोएब ने जवाब देते हुए कहा, आपको मालूम है कि इस वक्त घड़ी में क्या बजा हुआ है? अचानक इमरान ने कहा तो शोएब उसके इस अचानक और गैर मुतवक्के सवाल पर वाकई चौंक पड़ा। जी क्या मतलब, मैं समझा नहीं। शोएब के लहजे में हकीकी हैरत थी। आपका लहजा और आपकी आंखें बता रही हैं कि आप सोए नहीं, जबकि आपके मुलाजिमीन बता रहे थे कि आप 10 बजे बेडरूम में चले गए थे। इमरान ने कहा, जी हाँ, मैं रोजाना 10 बजे बेडरूम में चला जाता हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं वहाँ टीवी देखता रहता हूँ और कुछ पीता पिलाता रहता हूँ। फिर जब मुझे नींद आती है तब सोता हूँ। अभी आपका फोन आने से 10 मिनट पहले मैंने टीवी बंद करके बेड लाइट जलाई थी और आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था कि आबिद की कॉल आ गई। शोएब ने कहा, ओके शोएब साहब, हमें अफसोस है कि आपको इस तरह तकलीफ दी। असल में वो गैर मुल्की जो आपसे रेस्टोरेंट में मिले थे वो सिक्योरिटी के लिए इंतहाई मशकूक थे, इसलिए ये सब कुछ करना पड़ा। अब इजाजत दीजिए, आपने सुबह ड्यूटी पर भी जाना होगा। इमरान ने उठते हुए कहा तो उसके साथी भी उठ खड़े हुए और शोएब भी उठ खड़ा हुआ। वो मशकूक थे? नहीं जनाब, वो तो आम से सियाह थे। शोएब ने कहा, बहरहाल आप आराम फरमाएं, खुदा हाफिज। इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके साथी भी उसके पीछे चले गए तो शोएब एक तवील सांस लेता हुआ बाहर आया और फिर वो वापस अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे कि वो इन खतरनाक लोगों को डॉज देने में कामयाब हो गया है। मार्क हैरल्ड और जेम्स के साथ एक कमरे में मौजूद था। जेम्स और हैरल्ड तो कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जबकि मार्क मुसलसल कमरे में बड़े इस्तराबी अंदाज में टहल रहा था। कमरे से बाहर दिन की रोशनी फैली हुई थी। वो सब शोएब की रिहाइशगाह के उगबी हिस्से से निकलकर उगबी सड़क पर आए और फिर वहां से पैदल चलते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें फौरी तौर पर किसी महफूज रिहाइशगाह की जरूरत थी। जेम्स ने बताया था कि जिस पार्टी से उसने टीएस बम खरीदे हैं वो माकूल मुआवजे पर फौरी तौर पर रिहाइशगाह भी मुहैया कर सकती है। चुनांचे जेम्स ने ही एक पब्लिक फोन बूथ से उस पार्टी को फोन किया और फिर उन्हें वहीं उसी कॉलोनी में ही शोएब की रिहाइशगाह से तकरीबन 2 ब्लॉक दूर एक रिहाइशगाह मिल गई। वहां उस पार्टी का आदमी मौजूद था जिसे जेम्स ने मुआवजा दिया और वो आदमी कोठी की चाबी उन्हें देकर चला गया। इस वक्त वो उस कोठी के एक कमरे में मौजूद थे। यहाँ पहुंचकर मार्क ने शोएब को फोन किया और फिर तवील गुफ्तगू के बाद ये तय पाया कि सुबह 6 बजे वो उनसे बम ले जाएगा और मिशन मुकम्मल कर लेगा। गो मार्क ये ना चाहता था कि शोएब के मशकूक हो जाने के बाद उससे मिशन मुकम्मल कराए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ही ऐसी हो गई थी कि और कोई जरिया भी बाकी ना रहा था और वक्त बेहद कम था। इसलिए मजबूरन मार्क ने शोएब को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। फिर सुबह 6 बजे शोएब ने एक चौक पर उनसे बमों का बॉक्स वसूल कर लिया और वो वापस आ गए। इस वक्त दिन के तकरीबन 9 बज चुके थे और मार्क ने उसे बम देते हुए उसे अपनी इस नई रिहाइशगाह का फोन नंबर भी दे दिया था और शोएब को कह दिया था कि जब वो बमों को मतलूबा जगह पर पहुंचा दे तो इन नंबरों पर फोन करके पूछे कि क्या असद बोल रहा है, जबकि उसे जवाब में रॉन्ग नंबर कहा जाएगा और वो कॉल खत्म कर दे। इसका मतलब होगा कि काम हो गया है और अगर वो असद की बजाय कोई और नाम लेगा तो इसका मतलब होगा कि काम नहीं हुआ। इस वक्त वो सब शोएब की तरफ से उसकी कॉल का इंतजार कर रहे थे। गो उन्होंने अपने तौर पर तो शोएब को ये यकीन दिला दिया था कि वो उसे किसी मशीन पर चेक करते रहेंगे, लेकिन जाहिर है ऐसी कोई मशीन ही ना थी, इसलिए वो कॉल के मुंतजिर थे। फिर तकरीबन 10 बजे के करीब अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी तो मार्क ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्क ने बदले हुए लहजे में कहा, क्या ये नंबर असद साहब का है? दूसरी तरफ से शोएब की आवाज सुनाई दी। सॉरी, रॉन्ग नंबर, मार्क ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसका सुता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा था क्योंकि असद का नाम लेने का मतलब था कि बम मतलूबा मशीन के अंदर पहुंच गए हैं और अब ये उनके हाथ में है कि वो जब चाहे अपना मिशन मुकम्मल कर ले। हैरल्ड और जेम्स के चेहरों पर भी मसरत के तासुरात उभर आए थे। विक्ट्री बॉस, आखिरकार हम कामयाब हो गए, हैरल्ड और जेम्स ने बैक आवाज होकर कहा। उन दोनों के लहजों से बेपनाह मसरत झलक रही थी। हाँ, लेकिन अब हमें फौरन ये जगह छोड़नी होगी, आओ, मार्क ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मगर बॉस, क्यों? हैरल्ड और जेम्स ने भी उठते हुए कहा। आ जाओ फौरन, बाद में बात होगी, मार्क ने मुड़े बगैर तेज लहजे में कहा और वो दोनों सर हिलाते हुए उसके पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो उस कोठी से बाहर आ चुके थे। बाहर सड़क पर खासी ट्रैफिक थी। अलहदा अलहदा होकर चलो, जेम्स तुम मुकाबिल फुटपाथ पर चले जाओ, हम फिलहाल पैदल चलते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैंने देखा है कि काफी कोठियां किराए के लिए खाली है, बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, हमें उनमें से किसी कोठी के अंदर जाना है। मार्क ने कहा तो दोनों ने असबात में सर हिला दिए और जेम्स सड़क क्रॉस करके दूसरी सिम्त के फुटपाथ पर चला गया। कुछ और आगे जाने के बाद
मार्क एक साइड रोड पर मुड़ गया और फिर उसी तरह घूमते फिरते आखिरकार वो काफी फासले पर एक छोटी सी कोठी दरियाफ्त कर लेने में कामयाब हो गए, जिसके बाहर किराए के लिए खाली है का बोर्ड लगा हुआ था, जिसके नीचे किसी स्टेट एजेंसी का नाम और फोन नंबर दर्ज था। मार्क ने अपने साथियों को इशारा किया और वो उस कोठी की तरफ बढ़ गए। ऊपरी तरफ से अंदर कूदो और फिर छोटा फाटक खोल दो, यहाँ ज्यादा अफराद है, मार्क ने हैरल्ड से कहा और हैरल्ड सर हिलाता हुआ साइड गली की तरफ बढ़ गया, जबकि मार्क और जेम्स टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ गए। काफी आगे जाकर वो मुड़े और वापस उस कोठी की तरफ आए। उन्होंने कोठी का छोटा फाटक थोड़ा सा खुला हुआ दूर से देख लिया था। तुम आगे जाओ और अचानक घूमकर अंदर चले जाओ, मार्क ने जेम्स से कहा और जेम्स सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि मार्क ने अपने कदम सुस्त कर लिए। चंद लम्हों बाद जेम्स अचानक मुड़कर फाटक के अंदर गायब हो गया, तो मार्क इधर उधर का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ा और जब उसने देखा कि कोई खुसूसी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, तो वो भी अचानक मुड़ा और फाटक के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होकर उसने फाटक बंद कर दिया। जेम्स और हैरल्ड दोनों फाटक के साथ ही अंदरूनी तरफ खड़े थे। आओ अब अंदर चले, मार्क ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। कोठी छोटी थी लेकिन पूरी तरह फर्निश थी। एक कमरे में फोन भी मौजूद था, अलबत्ता फर्नीचर पर गर्दो गुबार मौजूद था। तुम ये गर्दो गुबार साफ करो, मैं एक फोन कर लूं, मार्क ने कहा और आगे बढ़कर उसने फोन का रिसीवर उठा लिया। उसमें टोन मौजूद थी। उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक करक सी आवाज सुनाई दी। मिस्टर स्कॉट से बात कराए, रोनाल्ड बोल रहा हूँ, मार्क ने लहजा बदलकर बात करते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। स्कॉट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक दूसरी मर्दाना आवाज सुनाई दी। रोनाल्ड बोल रहा हूँ स्कॉट, कारोबार के बारे में क्या रिपोर्ट है, मार्क ने पूछा। ओके, माल दुरुस्त तौर पर स्टोर में पहुंच चुका है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, शुक्रिया, मार्क ने कहा और रिसीवर रख दिया और फिर मुड़कर अपने साथियों के साथ कुर्सी पर आकर बैठ गया। ये स्कॉट कौन है बॉस, जेम्स ने हैरान होकर कहा तो मार्क बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारा क्या ख्याल था कि इस शोएब की निगरानी ना कराता? ये यहाँ की एक मुखबिर तंजीम का चीफ है, एक्रीमी है। मैंने जब सुबह उस शोएब को बम दिए तो तुम्हें याद होगा कि मैंने एक पब्लिक फोन बूथ से फोन किया था, मार्क ने जवाब दिया। यस बॉस, जेम्स और हैरल्ड दोनों ने ही इस बात में सर हिलाते हुए कहा। इस स्कॉट को ही फोन किया था, मैंने उसे कहा था कि वो शोएब की कॉन्फ्रेंस हॉल तक निगरानी कराए। मैं उसके बारे में रिपोर्ट ले रहा था और स्कॉट ने बताया है कि शोएब ठीक तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल की हुदूद में दाखिल हो गया था, मार्क ने कहा। लेकिन शोएब ने तो खुद आपको फोन करके बात कंफर्म कर दी थी, जेम्स ने हैरान होकर कहा। यह भी तो हो सकता था कि वो सिरे से कॉन्फ्रेंस हॉल गया ही ना हो, या उसे कॉन्फ्रेंस हॉल की हुदूद में ही दाखिल होने से रोक दिया गया हो और वो हमें डॉज दे रहा हो। लेकिन अब स्कॉट की कॉल से ये बात तो कंफर्म हो गई है कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हो गया था, मार्क ने कहा और जेम्स और हैरल्ड दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। लेकिन बॉस, आपने शोएब की कॉल के फौरन बाद वो कोठी क्यों छोड़ दी? इस बार हैरल्ड ने कहा। कॉन्फ्रेंस हॉल में इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात हैं और शोएब की जात मशकूक हो चुकी है। हो सकता है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल से होने वाली हर कॉल को चेक करने का कोई खुसूसी निजाम कायम कर रखा हो। शोएब की कॉल को खास तौर पर चेक किया गया हो। पहले भी होटल के साथ वाले मकान को सोलोमन की फोन कॉल की वजह से चेक कर लिया गया था, इसलिए मैंने वो कोठी फौरन छोड़ दी, वरना हो सकता था कि सिक्योरिटी वहां पहुंच जाती, मार्क ने कहा और जेम्स और हैरल्ड ने इस बात में सर हिला दिए। अब बॉस, आप देर क्यों कर रहे हैं? आप इन बमों को फायर कर दे, देर होने की सूरत में बम चेक भी हो सकते हैं, जेम्स ने कहा। अब ये मेरे बस में नहीं रहा कि मैं उन्हें यहाँ से फायर करूं, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब बॉस? जेम्स और हैरल्ड दोनों ने चौंक कर पूछा। उन दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। मुझे शोएब से ही मालूम हुआ था कि कर्नल फरीदी ने कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एक ऐसी जदीद मशीन फिट की है जिससे ऐसी रेस निकलती है कि कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर से वायरलेस रेस को कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मार्क ने जवाब देते हुए कहा। मैं तो आपकी बात नहीं समझा बॉस, जेम्स ने हैरान होते हुए पूछा। इस तरह समझ लो कि टीएस बम अंदर पहुंच भी जाते तब भी हम कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर से उन्हें डिचार्जर की मदद से फायर न कर सकते। ऐसी रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का अहाता किए हुए हैं जो बाहर से जाने वाली हर किस्म की रेडियो लहरों को ट्रेस करके खत्म कर देती हैं। इस तरह उन्होंने बाहर से वायरलेस बमों को डिस्चार्ज न करने का बंदोबस्त किया हुआ है। इस इत्तला मिलने पर मैंने फौरी तौर पर अपना तरीकेकार बदल दिया। मैंने उन दोनों बमों के साथ वायरलेस डिस्चार्जर लगाने की बजाय साइलेंट टाइम चार्जर फिट कर दिए। आम टाइम चार्जर की आवाज सुनाई देती है, जबकि साइलेंट टाइम चार्जर की इजाद के बाद ये बहुत बड़ा नुक्स खत्म हो गया है, इसलिए मुकर्रर करदा वक्त पर ये दोनों बम खुद ब खुद फायर हो जाएंगे, मार्क ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, तो ये बात है।
लेकिन ये साइलेंट टाइम चार्जर आपने कहाँ से हासिल किए बॉस? जेम्स ने हैरान होकर पूछा। शोएब की रिहाइशगाह से फोन करके मंगवाए थे। तुमने जिस पार्टी से टीएस बम हासिल किए थे उसी पार्टी से तुम्हारा हवाला देकर मंगवाए थे, मार्क ने जवाब दिया। लेकिन आप मुझे कह देते बॉस, जेम्स ने हैरान होकर कहा। तुम दोनों उस वक्त अपने कमरे में थे। मैंने सोचा कि मैं फोन पर बात कर देखूं। अगर उन्होंने कोई ऐतराज किया तो फिर तुम्हें भेजा जाएगा। दरअसल मैं तुम्हें उस वक्त बाहर ना भेजना चाहता था और उन्होंने कोई ऐतराज न किया। चुनांचे उनका आदमी आया और मैंने उन्हें पेमेंट करके माल ले लिया, मार्क ने जवाब दिया। तो जेम्स ने इस बात में सर हिला दिया। आपने कौन सा वक्त मुकर्रर किया है बॉस? हैरल्ड ने पूछा। ठीक 12 बजे का, जिस वक्त कॉन्फ्रेंस अपने पूरे उरूज पर होगी, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है अभी 2 घंटे बाकी हैं, लेकिन अगर इस दौरान बम चेक कर लिए गए तो? हैरल्ड ने तशवीश भरे लहजे में कहा। बेफिक्र रहो, इन बमों का उस मशीन तक पहुंचना ही असल मसला था। अब ये किसी सूरत भी चेक नहीं हो सकते, इसलिए लामहला ठीक 12 बजे ये फटेंगे और पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल के पुरकच्चे उड़ जाएंगे, मार्क ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। तो जेम्स और हैरल्ड दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? क्या हम 12 बजे तक यहीं रहेंगे? जेम्स ने कहा। हमारे पास मेकअप का सामान मौजूद है, इसलिए मेकअप करके हम 11 बजे बाहर निकलेंगे और फिर उस कॉन्फ्रेंस हॉल की तबाही का नजारा अपनी आंखों से देखेंगे, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। और जेम्स और हैरल्ड दोनों ही बेख्तियार मुस्कुरा दिए। इमरान अपने साथियों समेत कॉन्फ्रेंस हॉल से कुछ फासले पर सिक्योरिटी की जीप में मौजूद था। ये कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते की पहली चेक पोस्ट थी। कर्नल फरीदी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर कैप्टन हमीद और दूसरे सिक्योरिटी अफसरों के साथ मौजूद था। वफूद के आने के लिए अलहदा वीआईपी गेट था, जहां फौजी कमांडोज का दस्ता मौजूद था। अगर आपको शोएब पर शुबा था तो आपने उसे रात को ही गिरफ्तार कर लेना था, ओपी सीट पर बैठे हुए सफदर ने कहा। गिरफ्तार करके क्या करता? न ही उसकी रिहाइशगाह से मार्क और उसके साथी मिले और न ही उनकी वहां मौजूदगी के कोई शवाहिद सामने आए। मुलाजिमिन सिरे से ही उनकी वहां मौजूदगी से बेखबर थे। इसके अलावा मुकम्मल तलाशी भी ली गई, लेकिन वहां से न ही कोई बम दस्तयाब हुआ और न ही कोई ऐसी चीज मिली जिसे मशकूक करार दिया जा सकता। अलबत्ता वो शोएब जरूर अदाकारी कर रहा था। अब उसकी अदाकारी तो गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बनती, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अगर उस शोएब को वहीं 2 थप्पड़ लग जाते तो वो सब कुछ बता देता, तनवीर ने कहा। वाकई सब कुछ बता देता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उसे खुद मालूम नहीं था कि मार्क और उसके साथी कहाँ है, वरना मैं ये काम भी जरूर कर लेता। इसीलिए तो मैं उसे छोड़कर वापस आ गया था, ताकि वो मुतमईन होकर अपने मिशन पर काम करता रहे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और सबने इस बात में सर हिला दिए। वो जीप आ रही है जो शोएब को लेने के लिए भिजवाई गई थी, अचानक जूलिया ने उगती शीशे में देखते हुए कहा, और वो सब बेख्तियार चौंक पड़े। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी की जीप फर्स्ट चेक पोस्ट पर पहुंचकर रुक गई। ये वही जीप थी जो उनके सामने शोएब को लेने गई थी। उसमें प्रोटोकॉल के मुताबिक ड्राइवर के साथ एक मुसल्ला गार्ड भी था। जीप रुकते ही शोएब, ड्राइवर और मुसल्ला गार्ड तीनों नीचे उतरकर साइड पर बने हुए कमरे की तरफ बढ़ गए। यहाँ उन तीनों की जामा तलाशी के साथ साथ गायकर के जरिए भी मुकम्मल तलाशी ली जाती थी, हत्ता कि उनके जूते और उसी तरह का तमाम सामान जो उनके जिस्मों के साथ अंदर जाता था, उन सब की मुकम्मल और तफसीली चेकिंग होती थी। उन तीनों के उस कमरे में जाने के बाद एक सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर आया। उसके हाथ में जदीद तरीन स्क्रीन गायकर था। उसने उस स्क्रीन गायकर की मदद से जीप की मुकम्मल और तफसीली तलाशी ली, हत्ता कि उन्होंने टायरों के अंदरूनी हिस्सों और जीप के निचले हिस्से को भी बाकायदा चेक किया। चेकिंग के बाद सिक्योरिटी ऑफिसर ने जेब से एक कागज निकाला और उस पर दस्तखत किए, और ये कागज उसने जीप की विंड स्क्रीन के कोने पर अंदरूनी तरफ चिपका कर दिया और खुद वापस चला गया। इसका मतलब है कि जीप में कोई चीज मौजूद नहीं है, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद शोएब, उसके पीछे ड्राइवर और सबसे आखिर में मुसल्ला गार्ड भी चेकिंग रूम से बाहर आ गए। उनके सीनों पर चेकिंग कार्ड चिपका थे। इसका मतलब था कि उन्हें मुकम्मल तौर पर चेक कर लिया गया है और वो हर लिहाज से ओके है। वो तीनों जीप में बैठे और उसके साथ ही रॉड हटा लिया गया और जीप रॉड को क्रॉस करती हुई अंदर चली गई। ये क्या हुआ? अब तो ये कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम से पहले तो बाहर नहीं निकल सकता और अंदर और कोई चीज जा नहीं सकती, जूलिया ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। इसका बज़ाहिर तो ये मतलब है कि जो कुछ हम समझ रहे हैं वो गलत है, शोएब दुरुस्त है, इमरान ने कहा और जीप स्टार्ट करके चेक पोस्ट की तरफ बढ़ाती। उसकी पेशानी पर सोच की शिकने मौजूद थी। जीप करीब पहुंचने पर सिक्योरिटी ऑफिसर आगे बढ़ा तो इमरान ने उसे सुर्ख कार्ड दिखाया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने कार्ड इमरान के हाथ से लिया और अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां चेकिंग कंप्यूटर नस्ब था। इमरान को मालूम था कि कार्ड उस कंप्यूटर से चेक होगा और ओके होने की सूरत में ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा,
ये इंतहाई सख्त तरीन चेकिंग सिस्टम कर्नल फरीदी का था। वो खुद भी अंदर जाता तो इस तरह चेकिंग कराकर ही जा सकता था। कुछ देर बाद सिक्योरिटी ऑफिसर हाथ में कार्ड पकड़े वापस आया। उसने कार्ड इमरान के हवाले किया और पीछे हटकर उसने रॉड हटाने का इशारा कर दिया। इमरान ने जीप स्टार्ट की और रॉड हटने पर वो जीप को आगे बढ़ाकर ले गया। काफी आगे जाने के बाद वो सेकंड चेक पोस्ट पर पहुंच गए। यहाँ सिर्फ कार्ड को एक नजर देखा गया और उन्हें आगे जाने की इजाजत दे दी गई। थोड़ी देर बाद उसने जीप सिक्योरिटी के लिए मखसूस पार्किंग में जाकर रोकी और फिर नीचे उतर आया। उसके साथी भी नीचे उतर आए। आओ इधर इंतजामिया के लिए मखसूस पार्किंग और एंट्रेंस को चेक करे। शोएब उधर ही गया होगा, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। यहाँ तो वाकई इंतहाई सख्त तरीन चेकिंग निजाम कायम किया गया है। इस कदर सख्त इंतजाम का तो मुझे अंदाजा ही न था, सफदर ने हैरान होते हुए कहा और बाकी साथियों ने भी इस बात में सर हिला दिए। शोएब की एंट्रेंस से पहले एक बार फिर चेकिंग होगी, उसके बाद उसे अंदर जाने की इजाजत वाला कार्ड मिलेगा, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच गए जहां इंतजामिया की गाड़ियां पार्क हुई थी। वहां शोएब वाली जीप के अलावा सिर्फ एक और जीप मौजूद थी, बाकी पार्किंग खाली पड़ी हुई थी। साथ ही एक बड़ा कमरा था और उसके अंदर एक काफी बड़ी और ऊंची मशीन लगी हुई थी। मशीन के साथ 2 ऑपरेटर मौजूद थे। उनके अलावा कमरे के अंदर 2 मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। एक तरफ मेज और कुर्सी अलहदा रखी हुई थी जिस पर चेकिंग इंचार्ज बैठा हुआ था। इमरान और उसके साथियों को अंदर आते देखकर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि कर्नल फरीदी के साथ उस ऑफिसर से इमरान का तारुफ हो चुका था, इसलिए वो इमरान को पहचानता था। आइए जनाब, आप इंतजामिया की साइट पर कैसे आ गए? उस ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए पूछा। शोएब निजामी साहब की चेकिंग हो गई है, इमरान ने पूछा। जी हाँ, अभी 5 मिनट पहले हुई है और वो चले गए हैं, ऑफिसर ने जवाब दिया।